है हिंदी में व्याकरण। व्याकरण का हमारा पहला लेसन है भाषा। तो आइए हम जानते हैं कि भाषा क्या होती है। समान अर्थों में हम कहें तो भाषा का अर्थ होता है बोलना। भाषा का अर्थ होता है बोलना, अर्थात जो हम बोलते हैं वो क्या होती है, भाषा होती है। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को या विचारों को आदान या प्रदान करता है। अर्थात जैसे आप कुछ कहते हैं हमसे या हमने आपसे कुछ कहा, उसका क्या हुआ, आदान और प्रदान हुआ। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों का या विचारों का आदान और प्रदान करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा और दूसरा आता है हमारा मौखिक भाषा। ये हमारे मेन दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। एक तीसरा भी माना गया है जिसे हम कहते हैं संकेतिक भाषा। मेन तो हमारे दो ही माने गए हैं, लिखित और मौखिक, लेकिन एक तीसरा जो होता है संकेतिक। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लिखित भाषा क्या होती है। लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें मनुष्य लिखकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। जिसमें मनुष्य कुछ लिखकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है, वो क्या होती है, लिखित भाषा। दूसरे नंबर पे आती है हमारी मौखिक भाषा। कौन सी? मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। जैसे बातें करना या भाषण देना, ठीक है, ये सब क्या हो गई हमारी मौखिक। क्योंकि भाषण देना, ठीक है, या फिर बातें करना, इसमें क्या है, हम मुख द्वारा तो कर रहे हैं, कुछ लिख तो रहे नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा। तीसरे नंबर पे आता है हमारा संकेतिक भाषा। क्या आता है? संकेतिक भाषा, जिसमें ना मनुष्य लिखता है और ना ही बोलता है, सिर्फ संकेतों के माध्यम से इशारा करता है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, संकेतिक भाषा। तो भाषा के हमारे मेन तो दो ही रूप होते हैं, लिखित और मौखिक, लेकिन तीसरा जो हमारा रूप होता है वो क्या होता है, संकेतिक भाषा। ठीक है, तो भाषा के तीन रूप होते हैं, लिखित जिससे मनुष्य लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, दूसरा मौखिक जिसमें मनुष्य क्या करता है, बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, और तीसरा आता है संकेतिक जिसमें मनुष्य संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को कहता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में क्या कही जाती है, बहुत सी भाषाओं को बोला जाता है, लेकिन कहा गया है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। कौन सी? संविधान की 8वीं। अनुसूची के अंतर्गत क्या है, केवल अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। कहते हैं हमारे देश में तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो भारत का संविधान है उसके अंतर्गत हमें केवल 22 भाषाओं को क्या मिली है, मान्यता मिली है। तो 22 भाषाएं कौन सी हैं? बाईस भाषाओं में हमारी भाषा है गुजराती, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, मराठी, नेपाली, बोडो,
कन्नड़, बांग्ला, डोगरी, तो मैंने जैसे बताया कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। इसमें से हमारी 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? गुजराती, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, डोगरी, नेपाली, कश्मीरी, ओडो, सिंधी, असमिया, मराठी, तमिल, बांग्ला, तेलुगु, ओडिया, मणिपुरी, संथाली, कोकड़ी और लास्ट है मैथिली। ये 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे भारतीय संविधान में क्या मिली है? मान्यता मिली है। तो हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है, जो हम अधिकतर बोलते हैं। वैसे तो ये 22 भाषाएं मान्यता मिली है, लेकिन अधिकतर हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा है। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा जब बच्चा जिस परिवार में पलता है, खेलता है, बड़ा होता है, उस परिवार में बोली जाने वाली भाषा हमारी क्या होती है? मातृभाषा होती है। बच्चा जिस परिवार में खेलता है, कूदता है, बड़ा होता है, उस परिवार में उसके अंतर्गत जो समाज में जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारी प्रादेशिक भाषा। अब प्रादेशिक भाषा क्या होती है? किसी प्रदेश में सर्वाधिक, किसी प्रदेश में, क्षेत्र में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? प्रादेशिक भाषा बोली जाती है। भारत की कुछ प्रादेशिक भाषाएं हैं, जैसे प्रदेश केरल है, वहाँ क्या बोली जाती है? मलयालम भाषा है वहाँ की। पंजाब में पंजाबी है, ओडिशा में ओडिया है, तमिलनाडु में तमिल है, महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजराती है, कश्मीर में कश्मीरी है, कर्नाटक में कन्नड़ है और पश्चिम बंगाल में बांग्ला है। ये वहाँ की प्रादेशिक भाषा है। इसी प्रकार आती है हमारी राजभाषा। क्या आती है? राजभाषा। अब राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा। राजभाषा का अर्थ होता है सरकारी भाषा। इससे तात्पर्य है कि सभी सरकारी काम इसी भाषा में किए जाते हैं। सरकारी का मतलब कि जो सभी सरकारी कार्य हैं वो इसी भाषा में किए जाते हैं। किस भाषा में? सरकारी भाषा में। कहते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 अनुच्छेद 342 के अंतर्गत 14 सितंबर सन 1949 को भारत संघ में राजभाषा के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई थी। कब? अनुच्छेद कौन सा? 342 के अंतर्गत 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत संघ में क्या प्रदान की गई थी? मान्यता प्रदान की गई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। इसीलिए हम पूरे देश में 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा
कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों के द्वारा बोली जाती है तब वो हमारी क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंग्रेजी को भी अंतरराष्ट्रीय भाषा में स्थान प्राप्त है। जो हमारी अंग्रेजी है उसको भी अंतरराष्ट्रीय शब्द में मान्यता प्राप्त है। इसके बाद आती है हमारी बोली। क्या आती है? बोली। तो बोली क्या होती है? किसी प्रांत के सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है भाषा वो क्या कहलाती है? हमारी बोली कहलाती है। किसी क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में प्रांत के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। बोली भाषा का एक स्थानीय और सीमित क्षेत्र होता है। जो बोली है उस भाषा का एक स्थानीय और क्षेत्रीय रूप होता है। भारत में अवधी, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली, ब्रजभाषा अनेक बोलियां क्या है? प्रचलित है। इसके बाद हमारा आता है लिपि। लिपि क्या होती है? आप जानते होंगे कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मौखिक भाषा में ध्वनियों का कुछ प्रयोग होता है। जब हम बोलते हैं तो उसमें कुछ ध्वनियों का क्या होता है? प्रयोग होता है। और प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह जो क्या है? निर्धारित होते हैं। जब हम बोलते हैं हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं और उन ध्वनियों के लिए क्या है? अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। जिसे वर्ण या क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जिन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन्हीं वर्णों या अक्षरों का प्रयोग जब हम लिखित रूप में किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जब इन्हीं का हम प्रयोग क्या करते हैं? लिखित भाषा में करते हैं तब ये हमारी क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। जैसे यहाँ पर कुछ भाषाएं हम बता रहे हैं जिनकी कुछ लिपियां होती हैं। जैसे हमारी भाषा है उर्दू। उर्दू की लिपि होती है फारसी। उर्दू की लिपि होती है फारसी। इसी प्रकार जो हमारी मातृभाषा है वो है हिंदी। और हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। सभी को पता होगा कि हिंदी की लिपि देवनागरी को माना जाता है। इसके बाद आता है हमारा अंग्रेजी, जिसकी लिपि है रोमन। जिसकी लिपि माना गया है रोमन को। इसके बाद आता है हमारा संस्कृत। संस्कृत की लिपि भी होती है देवनागरी। इसी प्रकार अन्य बहुत सी भाषाएं हैं जिसकी अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे फ्रेंच की रोमन होती है, पंजाबी की गुरुमुखी होती है, बंगाली की बांग्ला होती है। इसी प्रकार ये सब हमारी क्या होती है? भाषाओं की लिपियां होती हैं। इसी प्रकार क्या होता है? मानक भाषा। कहते हैं भाषा में एक रूपता लाने के लिए जिस रूप को मान्यता दी गई उसे क्या कहा जाता है? मानक रूप कहा गया है। भाषा में एक रूपता लाने के लिए जिस रूप को मान्यता दी गई उसे क्या कहा जाता है? मानक रूप कहलाता है। तो ये हो गई व्याकरण। जैसे आप जानते हैं कि व्याकरण क्या होता है? व्याकरण क्या होता है? शुद्ध बोलने पढ़ने के नियमों को जिस चीज के बारे में बताया जाता है किसमें बताया जाता है? व्याकरण में बताया जाता है। तो ये आज आपने क्या पढ़ा? व्याकरण शब्द पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।